चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th का 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुका है और कुमार मित्तल से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, अब एनसीईआरटी से हमारा 3रा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कुमार मित्तल से 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा रिजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें मोशन क्या है, मोशन को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं फिजिक्स में, वह जानिए। तो इसका टॉपिक हमारा है मैकेनिक्स। आगे जाएंगे तो इसका एक किताब मिलेगा आपको मैकेनिक्स का बीएससी में। इंटर में केवल एक टॉपिक है आपका मैकेनिक्स। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ब्रॉड चीजें मिलती रहेंगी आपको। यहाँ पर हल्का सी जानकारी पहले ले लीजिए, मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स जो शब्द है, मैकेनिक्स इसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स शब्द जो है यूनानी शब्द मैकेन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैकेनिक्स जो शब्द है, यांत्रिकी को इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं और मैकेनिक्स शब्द यूनानी मैकेन शब्द से मिलकर बना है और मैकेन का अर्थ है मशीन या यंत्र। मशीन करता क्या है आप सोचिए, या तो बैठा रहेगा नहीं तो चालू रहेगा, यानी या विरामावस्था में रहेगा नहीं तो गति अवस्था में रहेगा। 2 ही काम है उसका, या तो रेस्ट पोजीशन में और नहीं तो मोशन में। वह किसका काम है? मशीन का या यंत्र का। कोई भी हथौड़ा लिए हैं, या तो उससे कुछ तोड़ेंगे नहीं तो रख देंगे। कोई भी चीज है तो यहीं से इसकी परिभाषा निकलती है मैकेनिक्स की कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति अथवा गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, गति या विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था या गत्यावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। इसके बारे में ज्यादा स्टडी कौन कौन को ये हैं तो आर्किमिडीज, हाइगेंस, गैलीलियो, डेकांते, लैग्रांजे, बहुत से वैज्ञानिक हैं, इसके बारे में अध्ययन किए हैं। अब हमारा आता है कि मैकेनिक्स को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। पहले इंटरमीडिएट में 2 बुकें चलती थी, एक स्टैटिक्स का और एक डायनेमिक्स का। आज के डेट में वो हटा दिया गया है। पहले स्टैटिक्स और डायनेमिक्स 2 अलग अलग बुक थी। इंटरमीडिएट में 6 बुक लगती थी आपकी मैथमेटिक्स की, बाद में 4 हो गया और बाद में 1 हो गया है। अब एक ही में सब पढ़ लीजिए आप। तो अब देखिए, ये है आपका स्टैटिक्स है और ये डायनेमिक्स है। स्टैटिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिक्स का मतलब हो गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टैटिक्स कहलाता है या स्थैतिक विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थैतिक कहलाता है। क्लियर है इतना? स्थैतिक की परिभाषा क्या बोलेंगे तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थैतिक कहलाता है। क्लियर है इतना? अब है गतिकी। गतिकी की परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहलाता है। याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है गतिकी कहलाता है। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है गतिकी कहलाता है। क्लियर इतना? गतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है गतिकी कहलाता है। यह गतिकी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी, एक को कहते हैं वास्तविक गतिकी, यानी कि रियल मोशन हो जाएगा इसको। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइन मतलब होता है शुद्ध, काइन मतलब शुद्ध। अब समझिएगा कि शुद्ध गतिकी का काइनेमेटिक्स का पढ़ना, हम लोग को जो पढ़ना है आज वो काइनेमेटिक्स पढ़ना है। ये तो इंट्रोडक्शन में दे रहा था। काइनेमेटिक्स है क्या? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, परंतु उसके कारणों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता। परंतु उसके कारणों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता, शुद्ध गतिकी कहलाता है। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, परंतु उसके कारणों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? शुद्ध गतिकी कहलाता है। शुद्ध गतिकी की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके कारणों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाता है। अब वास्तविक गतिकी में क्या करेंगे? तो वास्तविक गतिकी में होगा कि वास्तविक गतिकी का मतलब हो गया कि वस्तु की वास्तविक गति के साथ साथ, वस्तु की वास्तविक गति के साथ साथ, वास्तविक गति मतलब हो गया कि गति के साथ साथ उनके कारणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तो उसको कहेंगे वास्तविक गतिकी। यहाँ पर केवल गति के बारे में अध्ययन करेंगे, कारण के बारे में नहीं कि क्यों उसमें गति आया, इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि गति के साथ साथ उसके कारण के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तो वह कहलाएगा आपका वास्तविक गतिकी। कोई दिक्कत किसी को? वास्तविक गतिकी की परिभाषा ये हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें निर्देश फ्रेम, रिफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब देखिए, निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। सही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसको जानिए। तो देखिए, किसी भी वस्तु की गति के लिए आप कहते हैं कि यह वस्तु गतिमान है, यह वस्तु विराम में है। कैसे आप पता कर लेते हैं कि यह विराम में है, यह गति में है?
एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। जैसे मानिए कि यह चाक है, इस चाक को हम ऐसे करा रहे तो आप कर गति में है। ऐसे मान लीजिए कि यह जो है बाएं जा रहा है, इधर से हो सकता है कि आप उधर से मुंह किए हो तो आपके लिए दाहिने हो जाए। आप सोचिएगा, जैसे हम गति करा रहे हैं इधर, तो मैं इधर मोशन करा रहा हूं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दाहिने हो गया। लेकिन आपके लिए हो सकता है बाएं हो जाए, कहीं दूसरा एंगल पकड़ ले। तो इसी को, स्थिति को, इसकी ओरिजिनल स्थिति को दर्शाने के लिए एक पॉइंट लेते हैं, उसको निर्देश पॉइंट कहते हैं, निर्देशित करने वाला बिंदु कहते हैं। जैसे मानिए कि ऐसे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और एक ट्रक है यहां पर ऐसे। ट्रक है, ट्रक में क्या हो रहा है, ये ट्रक है मान लीजिए कि इस तरह से। आप सुबह में 9 बजे देखे थे तो ट्रक यहीं पर था, और 10 बजे भी देखे तो ट्रक यहीं पर था। और गति करता तो ऐसे करता सीधी रेखा में, इसका और इसके बीच। तो आपका कहना यह है कि टाइम बढ़ा, 9 बजे देखे थे तो वही था, 10 बजे देखे थे तो वही था। तो यह क्या है, यह आपके कहने का मतलब कि यह वस्तु विराम में है। लेकिन यदि ऐसे ही 2 पॉइंट हमको दिए गए हों, ऐसे ए और बी, और पहले यह ट्रक यहां पर था, अब ट्रक है यहां पर। सोचिए, 9 बजे यहां था और 10 बजे यहां। तो आप बताइए कि समय बदला तो इसका पोजीशन बदला कि नहीं, स्थिति बदला कि नहीं। तो स्थिति को बदलने के लिए एक फ्रेम की आवश्यकता हो रही है। इसी फ्रेम को निर्देश फ्रेम कहते हैं। इसी फ्रेम का नाम क्या है, निर्देश फ्रेम है। जैसे हमने बताया कि हाथ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मोशन कर रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं, तो हाथ हमारा क्या है, एक तरह का निर्देश फ्रेम है। क्लियर इतना? तो निर्देश फ्रेम पूछेगा आपसे कोई कि निर्देश फ्रेम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे बिंदु, ऐसा एक निकाय जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा विरामावस्था को, स्थिति अथवा गत्यावस्था को निर्देशित कर सके, वह बता सके कि वस्तु विराम में है कि गति में है। तो इस फ्रेम को कहते हैं निर्देश फ्रेम। जिस तरह से हमारे हाथ द्वारा ही पता चल गया कि अब मान लीजिए ये पोजीशन में था, ऐसे हम गति कर रहे, तो आप देख रहे हैं ना कि यहां से स्थिति यहां बदली है इसके सापेक्ष। ऐसे हमारी स्थिति, जैसे मान लीजिए कि यह चाक है, हम तो कर रहे हैं यहां से गति करा रहे हैं, यहां से गति करा रहे हैं, लेकिन आकाश से कोई देखता, ये विराम में है लेकिन आकाश से कोई देखता तो ये पूरा गतिमान है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, उसके साथ ये भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। यह पूरी दुनिया गतिशील है। यह पूरी दुनिया, यह पूरा दुनिया की बात नहीं करिए, आप इस पूरे ब्रह्मांड की बात करिए। पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं है। अब रिस्पेक्ट माना जाता है किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई बॉडी क्या होती है, विराम में होती है और गतिमान होती है। जैसे मानिए कि आप क्या कर रहे हैं,
कि कोई ट्रक में मान लीजिए बैठ गए, यहां पर ट्रक तो एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु के सापेक्ष गतिमान है यहां पर, लेकिन आप क्या गतिमान हैं? आप स्टीयरिंग पकड़े हैं तो नहीं, आप गतिमान नहीं है वहां पर। उसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष? ट्रक के सापेक्ष आप विराम अवस्था में। जहां पर 9 बजे आप स्टीयरिंग वही पकड़े थे और 10 बजे स्टीयरिंग वही पकड़े हैं। जब समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तब तो कहेंगे गतिमान है, और यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो विराम में है। कहने का मतलब हमारा यही ना होता है भाई, विराम और क्या है और गतिमान गति अवस्था क्या है, यही परिभाषा है हमारा कि यदि वस्तु का समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो गतिमान है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो वह विराम अवस्था में है। समय के रिस्पेक्ट लेते हैं। अब यहां पर हमारा यही है कि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट लेंगे, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं यहां पर, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के सापेक्ष हम विराम में हैं, लेकिन आकाश से हमको कोई देखता, अंतरिक्ष से, तो हम घूमते नजर आएंगे। क्यों? क्यों गतिमान है। क्यों गतिमान? किसके सापेक्ष है? आकाश के सापेक्ष है, आकाश के सापेक्ष है। तो वहां निर्देश फ्रेम हमारा क्या होगा? आकाश हो जाएगा। बस समझिए, तो ये निर्देश फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में मतलब कि लिया जा रहा है इससे। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं डायमेंशन, कैसे डायमेंशन हो। अब देखिए क्या होगा। जैसे देखिए, आप लोग अभी तक एक्सिस पढ़े थे, केवल 2 एक्सिस पढ़े थे हाई स्कूल तक। अब यहां पर आप 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और तीनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट है ओरिजिन। अब यहां पर जो एक्स वाई तल आप देख रहे हैं, ये एक्स वाई तल है, प्लेन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये हमारा एक निर्देश फ्रेम हो गया। क्या हुआ? एक निर्देश फ्रेम। ये भी एक्स जेड एक निर्देश फ्रेम हो जाएगा, वाई जेड ये भी एक निर्देश फ्रेम हो जाएगा। अब आप एक चीज और देखिए, यह 3D फिगर है, तीनों एंगल, तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सोचेंगे कैसे बन रहा है भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा है कैसे। तो आप कहेंगे कि बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, इस तरह से आपका 270 बन रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये हमारी किताब है, आपकी जो मित्तल वाली बुक है वही। आपका मानिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस ऊपर वाला, और ये जेड एक्सिस है। आप बताइए कि इस ये जो है, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर कोई भी 2 एक्सिस के बीच कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री। आप वहां भी जानते थे एक्स और वाई के बीच कितने का कोण बनता था? 90 डिग्री बनता था। यहां पर 3 एक्सिस हो गया। जैसे आकाश है, आकाश क्या है? तो 3 डायमेंशन होता है। हमारा ये बोर्ड कैसा है? 2 डायमेंशन है। जिस हम लोग रूम में है वो 3D है। सड़क पर चल रहे हैं वो 1D है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन कितने प्रकार, वो गति कितने प्रकार का होगा? 1D, 2D, 3D। मोशन कितने प्रकार का होगा? 1D, 2D और 3D। अब हम पढ़ेंगे एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति क्या है?
वन डायमेंशनल मोशन क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी एक एक्सिस के एलांग मोशन करता है तो उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु किसी एक एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी एक एक्सिस के एलांग मोशन करता है तो उस गति को कहते हैं एक विमीय गति। आप लिख भी सकते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष के अनुदिश गति करे तो इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी एक एक्सिस के एलांग मोशन करता है तो उसको कहते हैं एक विमीय गति। जैसे आप सीधी सड़क पर दौड़ रहे हैं तो वह जो मोशन होगा वह कौन सा मोशन होगा? एक विमीय गति होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सीधी सड़क पर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, 1D कहेंगे। क्लियर है इतना? जैसे आप सड़क पर सीधे दौड़ने लगे तो कौन सी गति है? एक विमीय गति है। दूसरा है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय भाई मिला भी लेंगे आप लोग, ठीक ना? विमी गलत हो रहा है, वही पहले वाला सही है। विमी गति देखिए द्विविमीय गति क्या है? तो द्विविमीय गति की परिभाषा है द्विविमीय गति कि यदि कोई वस्तु दो अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष या वाई अक्ष और जेड अक्ष और जेड अक्ष और एक्स अक्ष के अनुदिश गति करे तो उस गति को कहते हैं द्विविमीय गति। क्या बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु दो अक्षों के अनुदिश गति करे तो इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे आप फील्ड में शाम को दौड़ने जाते हैं, एक आयताकार फील्ड हो, रेक्टेंगुलर फील्ड हो, तो उसमें जब मोशन करेंगे तो वह कैसा मोशन होगा? द्विविमीय गति होगा। याद रखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो दिशाओं में मोशन करेगा यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, तो उसको मोशन कहेंगे क्या? 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे यह क्या है कि यहाँ पर ये इस पर कोई कीड़ा चढ़ जाता है तो या तो ऐसे चलेगा नहीं तो ऐसे चलेगा, तो यह मोशन कौन सा मोशन होगा? 2 डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर है ना? 2 डायमेंशनल मोशन होगा।
जब कोई खिलाड़ी जो है आयताकार मैदान में दौड़ता है तो या तो लंबाई कम दिश दौड़ेगा, नहीं तो चौड़ाई कम दिश दौड़ेगा। तो वहां कौन सा मोशन हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे त्रिविमीय गति। परिभाषा लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं, त्रिविमीय गति। अब समझिए त्रिविमीय गति क्या है। त्रिविमीय गति क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु तीनों अक्षों के अनुदिश, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों के अनुदिश गति करे तो इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि जब कोई वस्तु 3 अक्षों यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश गति करे तो इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। क्लियर इतना? त्रिविमीय गति किसे कहेंगे? कि जब कोई वस्तु 3 अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश गति करे तो इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। क्लियर इतना? त्रिविमीय गति हो गया। अब सुनिए, त्रिविमीय गति के बाद है आपका, अब एग्जाम्पल जानिए। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति। आकाश में चिड़िया उड़ेगी तो वैसे उड़ेगी। कैसे? इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। चिड़िया तो भाई स्वतंत्र है, तो इस तरह से इसकी गति क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। ग्लोब है, ग्लोब पर कोई कीड़ा चढ़ जाए, ग्लोब देखे हैं ना? अगर ग्लोब नहीं देखे हैं, चलिए नहीं देखे हैं, तो ग्लोब पर कोई कीड़ा चढ़ जाएगा तो उसकी गति कैसी गति होगी? उसकी जो गति होगी उसी को कहेंगे त्रिविमीय गति। क्लियर? अब इसके बाद है आपका कि विरामावस्था क्या है, गत्यावस्था क्या है। हाँ, अब विरामावस्था किसे कहते हैं? तो विरामावस्था की परिभाषा है, विरामावस्था की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो उस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था किसे कहेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। दूसरा है गत्यावस्था। गत्यावस्था की परिभाषा क्या बोलेंगे? कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। क्लियर है ना? गत्यावस्था किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। अब गति के प्रकार है, तो गति के प्रकार के बारे में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। फिर कौन कौन? एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्मली मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, फिर अगले क्लास में।